Hello dear student, welcome back in the Rubisco Biology. Now today we are going to our new topic is the monohybrid cross or one gene inheritance. Okay, as well as we studied about that the law of inheritance as a second law and first law as a law of dominance, and second law is that the law of the segregation. Okay, and parallel to studied about that the back cross and test cross. Okay, now let's see. First of all, we discuss about that the Mendelism. तो बात करते हैं अपन मेंडलिज्म के बारे में. मेंडल्स birth, about the we discuss about that the Mendelism. Mendel born birth in 1822 to 1884, approximately 60-year-old. Okay, but time period of study on the pea plant Pisum sativum, that's 7 years. From to the approximately 1877 78 to 1884. This time period is crucial time period for the Mendel. Because of that, this time period is experimental. Experiment take on Pisum sativum like the pea plant. किस पर एक्सपेरिमेंट किया तो बात करेंगे अपन एग्जैक्टली. पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया. पी प्लांट मीन्स Pisum sativum. Okay, that's a scientific name. Pisum sativum. Okay, and 1884 Mendel has died. Mendel was died. वो मर चुके थे. Till to the death, Mendel's experiments are failed, according to the biggest scientist. But now today, we discuss about the father of genetics. When come in mind father of genetics, we will say Mendel. Why? ये सब बातें इसलिए अपन को करनी पड़ती है एग्जैक्टली कि क्यों अपन आज अपने माइंड के अंदर जब भी आता है जेनेटिक्स ऑफ द या फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो सीधा माइंड में आता है अपने द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज द मेंडल. बाय गॉड, क्यों? तो सीधी सी बात है. इस थोड़ी कहानी सुनते हैं अपन. एग्जैक्टली जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज ऑफ दैट मेंडल इज नॉट अ साइंटिस्ट. ठीक है ना, साइंटिस्ट नहीं थे, तो साइंटिस्ट ने इनके एक्सपेरिमेंट को एज ए नेग्लेक्ट कर दिया कि ये ऐसा इंसान हो सकता है जो ऐसे नॉर्मल इंसान कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकता है, एंसो बहुत सारी बातें हुई उस समय. लेकिन जब उसकी डेथ हो गई, उसके एक्सपेरिमेंट भी साथ साथ चले गए. तब आफ्टर 16 ईयर ऑफ द डेथ ऑफ द मेंडल के 16 ईयर के बाद, मतलब 19 के अंदर 90s के अंदर जब है ना, आफ्टर 16 ईयर, उसके डेथ के 16 ईयर बाद अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया जेनेटिक्स पर, और वही रिजल्ट आए जो 16 ईयर बैक, जो 7 ईयर के एक्सपेरिमेंट में मेंडल के आए थे. समझ रहे हो, मतलब मरने के बाद फादर बना जेनेटिक्स का, पहले पता ही नहीं था. ठीक है ना. तो 16 ईयर आफ्टर 16 ईयर 3 साइंटिस्ट, हुगो डी वरीज डच का था, कार्ल कॉरेंस जो आपके जर्मन था, एंड इरिस वॉन सेलमैक जो ऑस्ट्रिया का था.
इन तीनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वही रिजल्ट आए जो रिजल्ट किसके थे, मेंडल के। और मेंडल के रिजल्ट क्या शो कर रहे थे, तो कहता है कि जो भी कैरेक्टर है वो कोई ना कोई ना ऐसा कोई फैक्टर होता है उस पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर कैरी होते हैं। यही रिजल्ट आपके 16 ईयर के बाद इन 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग कंट्रीज में इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट करके गेट किया। तब जाके इन सब साइंटिस्ट को ये एहसास होने लगा कि वास्तव में उस साइंटिस्ट ने आपके जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो ट्रूथ थे, सही थे, रॉन्ग नहीं था वो। इस वजह से पूरा जो इंडियन साइंस एकेडमी का इंडियन साइंस कांग्रेस है, इंडियन साइंस जो आपके पूरा वर्ल्ड का है, उसने डिसाइड कर दिया कि जेनेटिक्स का जो सबसे पहले डिस्कवरी की वो कौन है, मेंडल। सो गिवन द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसलिए उनको मान लिया गया कि मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो छोटी सी कहानी है, क्रैश कोर्स में आपको पता होना चाहिए। समझ में आया सभी को? ये छोटा सा एक पार्ट था जो एक समय के साथ बीत चुका है, लेकिन अभी अभी जेनेटिक्स के बहुत सारे वेरिएंट्स, बहुत सारी स्टडीज हुई है जो मेंडलिज्म को कहीं ना कहीं एक तरह से क्या कर रही है, ये आपके डिफ्रेस करने का काम कर रही है। ओके, नाउ अपन अभी नेक्स्ट बात करते हैं आपके मोनोहाइब्रिड। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली है, तो इसको अपन रिमूव करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू मेंडल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेंडल ने 2 प्लांट्स लिए। देखें, एक तो इसने कौन सा प्लांट लिया, टॉल प्लांट लिया, ओके, एंड सेकेंड ले लिया इसने ड्वार्फ प्लांट। मेंडल टेक 2 प्लांट, टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, विच कैरेक्टर, तो कहेंगे लेंथ। क्या लिया, लेंथ। लेंथ को इसने आपके यहाँ पे इंडिकेट किया है। टॉल प्लांट है, या टॉल प्लांट को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया, दैट्स लाइक द कैपिटल टी एंड हेयर स्मॉल टी, दैट इज द जीन्स। तो सब पेरेंट्स कौन से माने गए, तो कहेंगे होमोजाइगस। सबको पता होगा होमोजाइगस का मीन्स क्या है, व्हेन द 2 एलील्स आर सिमिलर। देखिए, सिमिलर दोनों एलील्स क्या है, सिमिलर है, ठीक है, दैट्स ऑफ पेरेंट्स। ये क्या माना अपन ने, पेरेंट्स। जब इसके अंदर मियोसिस हुआ, क्या हुआ आपके, मियोसिस हुआ। मियोसिस होने से गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। जब मेंडल ने करवाया एक्सपेरिमेंट, गैमेट्स बने। नाउ क्या बने, ये आपके गैमेट्स बने। देन अब सुनना, ये सब के सब क्या आपके गैमेट्स हैं। इन गैमेट्स का आपस में क्या करवाया, आपके सेल्फ आपके क्रॉस करवाया। क्या बना, कैपिटल टी। The next capital T, sorry to say, here small t, here small t, correction कर ले, so black pan, okay, then here also capital T small t and capital T small t. Then that is the F1 generation. That indicates all plants in F1 generation are tall plant. क्यों शो किया आपने टॉल प्लांट है, बिकॉज किस टाइप के टॉल प्लांट है, तो कहेंगे हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट। कैसे, ये आपके हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट।
ये सब आपके डिसिमिलर है। ओके, अब इनका वापस सेल्फ क्रॉस करवाते हैं अपन, या है ना। जैसे सेल्फ क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, इसके वापस सेल्फ क्रॉस करवाना है कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब फॉर द फाइंडिंग ऑफ द F2 जनरेशन। ये सब बात अपन करेंगे। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट आपकी ये रहा, वापस प्रोसेस कौन सा हुआ, मियोसिस हुआ। ये वापस पेरेंट्स माने गए P2, ये आपके P1। ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड ऑल्सो कैपिटल टी small t cross to each other, capital T is capital D, further capital T small t, okay, here with capital T small t and small t. Here three types of progeny form. First, this is a homozygous tall, and that are same things, heterozygous tall, and that is a recessive, means कहेंगे homozygous dwarf। क्लियर। अब यहाँ पे टू टाइप्स के रेशियोज है। रेशियोज की बात करें अगर एग्जैक्टली, तो रेशियोज टू टाइप के, मैं यहाँ कह रहा हूँ टू टाइप के रेशियोज है। देखें, एक तो होता है आपके फिनोटाइपिक रेशियो, कौन सा रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। एक होता है आपकी जीनोटाइपिक रेशियो। क्या डिफरेंट है फिनोटाइपिक रेशियोज एंड जीनोटाइपिक रेशियोज के अंदर? तो देखिए, जो अपन मैंने पहले टर्मिनोलॉजी के अंदर क्लियर किया है कि जो अपन फिजिकली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है उनको हम फिनोटाइपिकली कहेंगे, और जो आपके जीनी स्ट्रक्चर से उसको अपन क्या कहेंगे, आपके जो जीनोटाइपिकली कैरेक्टर। तो देखिए, अपन इसमें सीधी सी बात करनी है, दो पेरेंट्स है, दोनों में से दो टाइप की प्रोजेनी होगी। तो मतलब कि कितनी आपके टॉल है, कितनी ड्वार्फ है, देख के क्लियर कर देते हैं कि दोनों ट्वेल है, दोनों टॉल है, एंड दोनों ये कैसी है आपके हो जाएगा हेटेरोजाइगस, अगर अलग कंडीशन, बट है तो दोनों कैसी है, टॉल ड्वार्फ। तो क्या रेशो हो गया, 2 प्लांट तो टॉल और 1 प्लांट क्या है, ड्वार्फ। ये हुआ नहीं, 3 1 2 3 कितना है, 3 1 2 3 प्लांट टॉल एंड 1 कैसा है आपके ड्वार्फ। इसी तरह से अगर बात करें, टॉल कितने हैं, होमोजाइगस, अब जीनोटाइपिकली बात करनी है, जीन के स्ट्रक्चर की। होमोजाइगस टॉल कितने हैं, हेटेरोजाइगस टॉल कितना, और होमोजाइगस ड्वार्फ कितने हैं। तो देखो 1, ये 2 और ये 1, 1:2:1। तो रेशो किसके आए, आपके जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक के रेशो आए। ये एक 1 जीन इनहेरिटेंस है ना। 1 जीन इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग अपन ने किसके बारे में समझा आपके, क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर F1 जनरेशन और F2 जनरेशन का किस तरह से क्रॉस करवाया जाता है, उनके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स आपके प्रोड्यूस होते हैं। ये जो आपके होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल, ये जो कंडीशन प्रोड्यूस हुई है, ये F2 जनरेशन है। अब इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आपके प्रोड्यूस होते हैं 2 लॉ। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको देख के बहुत सारे सबके माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए। वो क्वेश्चन कहाँ बन रहा है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि इस टाइप के केवल इसको रट कर समझना पढ़ना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से पढ़ लोगे, आराम से एग्जाम भी दे लोगे।
लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक नीट क्लियर करना आपके बस की बात नहीं है, पहले कुछ भी कर लो। ठीक है, देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, देखें कि किस तरह से हुआ, इसमें क्वेश्चन का क्रिएट हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस कहाँ बन रहे हैं, देखें ये F1 जनरेशन है, मैंने पहले ही बताया, ये आपकी F2 जनरेशन है। ठीक है, जब अपन ने फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, जब दोनों एक तो टॉल प्लांट एक ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस किया, तो आपके पास में सब के सब प्लांट कैसे आ गए आपके फिनोटाइपिकली, तो कैसे सबके सब आपके टॉल प्लांट है। सीधी सिंपल बात करना, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक टॉल प्लांट और दूसरे टॉल प्लांट का आपस में क्रॉस करवाया जाए तो प्रोड्यूस क्या होना चाहिए, टॉल प्लांट ही होना चाहिए। समझ में आई ना। जैसे एक क्लियर मैं बात करता हूँ एग्जैक्टली कि केले को बोऊंगा तो केला ही निकलेगा, गुलाब को अगर अपन एक तरह से कटिंग मेथड के थ्रू उसको उगाएंगे तो गुलाब ही होगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ समझने की कोशिश ट्राई करें कि दोनों पेरेंट्स कैसे टॉल है, केले के दोनों पेरेंट्स टॉल है, अब वो कैसे जीनोटाइपिकली वो बात की बात है, दोनों टॉल है, तो इनकी जो प्रोजेनी आनी चाहिए वो भी सब की सब टॉल आनी चाहिए। देखें सबकी सब टॉल आनी चाहिए, लेकिन यहां देखे ये टॉल है, राइट है, अच्छा है, लेकिन ये कहां से आ गया, ये तो द्वार पे, ये तो द्वार पे, तो यहां से सेकंड लॉ प्रोड्यूस होता है। समझ में आने कंडीशंस, दो पेरेंट्स को अपन ने क्रॉस करवाया, एक टॉल था ड्वार्फ था, तो सिंपल पता था दोनों टाइप के पेरेंट्स अपन को मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिले। यहाँ पे सब के सब कैसे आगे, टॉल आगे, प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर माइंड के अंदर क्रिएट होना चाहिए 1 क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पे क्रिएट होगा, कहाँ पे, आपके माइंड के अंदर। अब वापस ऐसी की ऐसी कंडीशन आई, जब दोनों सेम पेरेंट्स को क्रॉस करवाया तो यहाँ पर आपके सेम जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ चीज सही आ गया। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन ये भी आपके माइंड के अंदर आना चाहिए। बस ये दोनों जगह पर ही, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, इन दोनों की वजह से ही एक लॉ प्रोड्यूस हो गया, जिसका फर्स्ट लॉ का नाम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा यहाँ समझाने से इसको क्लियर करने करते हैं अपन। फर्स्ट लॉ कौन सा है, फर्स्ट मेंडेलियन लॉ की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ ए डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ ए डोमिनेंस। क्या शो कर रहा है लॉ ऑफ ए डोमिनेंस में, कहेंगे जब F1 जनरेशन आती है उसमें सब के सब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डोमिनेंसी शो करते हैं। क्या एक भी रिसेसिव कैरेक्टर वाला है, नहीं, तो वो ये डोमिनेंट सब के सब डोमिनेंसी शो करते हैं। मीन्स एक पेरेंट्स के कैरेक्टर तो हिडन रहते हैं और एक पेरेंट्स के कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाते हैं। जो एक्सप्रेस हुआ है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो हिडन रहा है वो रेसेसिव कैरेक्टर है। मैंने पहले भी कहा था कि रेसेसिव कैरेक्टर किसे कहेंगे, जो F1 जनरेशन के अंदर हिडन रहते हैं, और डोमिनेंस किसे कहेंगे, जो F1 जनरेशन के अंदर क्या रहते हैं, एक्सप्रेस होते हैं वो कैरेक्टर। तो देखिए
टॉलिज्म का कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो गया, एक्सप्रेस, और ड्वार्फनेस का कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो गया, हिडन। तो यहाँ से एक लॉ प्रोड्यूस हुआ, ये क्वेश्चन मार्क होने का मीन समझे, यहाँ पे मेंडल ने एक लॉ प्रोड्यूस किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर हुआ? मीन्स F1 जनरेशन, अकॉर्डिंग टू मेंडल F1 जनरेशंस के अंदर हमेशा ऑल, जो भी आपके ऑर्गेनिज्म रहेगी, ऑल ऑर्गेनिज्म कैसी रहेगी आपके, तो कहा इसमें डोमिनेंट। कैसी रहेगी? डोमिनेंट। बस यही है आपका लॉ ऑफ द डोमिनेंस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? फिर सेकेंड लॉ की बात आई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसका एक और नाम है इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमेट। यहां प्रोड्यूस हुआ है। अब देखें, एक ऑर्गेनिज्म है ये, दूसरा ये, आपस में अपन ने क्या करवाया, सेल्फ क्रॉस करवाया यहाँ पे। तो दोनों के दोनों ड्वार्फ है, ड्वार्फ दोनों ड्वार्फ है। दोनों ड्वार्फ कंडीशन होने के बावजूद भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आना चाहिए था, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा आ रहा है आपके एग्जैक्टली देखा जाए तो टॉल तो आ ही रहा है, ये सब टॉल प्लांट है तो टॉल ही आना चाहिए सब। लेकिन ये आपका एक ड्वार्फ कहाँ से आ गया, मतलब सीधी सी बात है कि F1 जनरेशन के अंदर, ध्यान देना, F1 जनरेशन के अंदर जो हिडन कैरेक्टर थे वो आपके F2 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस हो गए। तो सीधी सीधी बात क्या हुई, ये बिल्कुल गैमेट दोनों, ये जो क्रोमोसोम नंबर है, सपोज ये क्रोमोसोम नंबर है, ये क्रोमोसोम नंबर आपके टोटल देखा जाए तो 7 में थे, तो इनके टोटल क्रोमोसोम नंबर तो 7 थे, पता है ना आपको, 7 क्रोमोसोम है। अब इसके दोनों को मिला दिया है तो 14 क्रोमोसोम, ये 14 क्रोमोसोम है तो 7 इसके हैं और 7 इसके हैं, ध्यान देना। जब इनको टाइम मिला, ध्यान देना, एट द टाइम ऑफ सेकेंड जनरेशन के अंदर जब क्रॉस हुआ तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये जो टॉल है, ये तो इसने तो क्या आपके टॉल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का रेस्पॉन्सिबल हुआ, लेकिन ये फर्दर वापस क्या हुआ, आपके ड्वार्फनेस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के रेस्पॉन्सिबल हुआ इन F2 जनरेशंस के अंदर। तो कहने का मीन्स क्या हुआ कि जब भी आपके दो कहेंगे F2 जनरेशन के अंदर सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो अपने पास में 3 प्लांट तो आपके टॉल है, एक ड्वार्फ है। तो क्यों आया ये ड्वार्फ पे, ये ड्वार्फ आया कहाँ से, तो कहेंगे कि हमेशा जो गैमेट्स होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म के गैमेट है, ये गैमेट है, तो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा कभी भी आपस में ब्लेंडिंग नहीं करते, तो नेवर ब्लेंडिंग इच अदर। व्हाई ब्लेंडिंग नहीं करते, मीन्स आपस में एक कैरेक्टर, जैसे टॉल है, टॉल कभी ड्वार्फ में मिक्स नहीं होगा और ड्वार्फ कभी टॉल में मिक्स नहीं होगा। जब भी इनको टाइम मिलेगा तो आपस में ये सेपरेट हो सकते हैं, सेग्रीगेट हो सकते हैं। तो यहाँ से इसी वजह से यहाँ पे ड्वार्फ के कैरेक्टर प्रोड्यूस हो गए, वरना तो यहाँ अगर मिक्सिंग हो गई होती तो ये ड्वार्फ निकलता रेसेसिव कैरेक्टर वाला नहीं, नेवर, कभी नहीं। इसी वजह से एक लॉ प्रोड्यूस हुआ मेंडल्स के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या कहेंगे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स हमेशा अपनी प्योरिटी को मेंटेन करते हैं, कभी भी हमेशा आपस में ब्लेंडिंग नहीं होने देते। समझ में आया सभी को अच्छे से? क्लियर हुआ ये कि किस तरह से ये F2 जनरेशन के अंदर यही क्यों आया है ना, ये वापस क्यों प्रोड्यूस हुआ। तो कहा अपन ने इस F1 जनरेशन के अंदर जो गैमेट्स है वो आपस में ब्लेंडिंग नहीं कर रहे हैं,
वो केवल साथ में हिडन फॉर्म में है, लेकिन जब भी इनको टाइम मिलेगा, मीन्स टाइम कब मिलता है तो कहेंगे वो F2 जनरेशन के अंदर जो हिडन कैरेक्टर है वो सीधे क्या होता है यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाता है। एक्सप्रेस हुए मतलब यहां से सीधा लॉ प्रोड्यूस कौन सा हुआ, लॉ ऑफ द प्योरिटी ऑफ द गैमेट। क्या है, लॉ ऑफ द प्योरिटी ऑफ द गैमेट। यहां से अपन बात करें तो हमेशा गैमेट्स क्या रहते हैं, आपस में सेपरेट रहते हैं, सेग्रीगेट रहते हैं, कभी भी आपस में ब्लेंडिंग नहीं करते हैं। तो होप सो आपको ये परफेक्ट क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से आपस में ये ब्लेंडिंग नहीं करते। अब इसी के अकॉर्डिंग बात करते, अब देखिए जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इससे 2 लॉ प्रोड्यूस होते हैं। कौन से आपके, एक तो लॉ फर्स्ट और लॉ सेकंड, वैसे 3 लॉज है। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड लॉ जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस से या 2 जीन इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे अपन। ठीक है, चले देखते हैं अपन। अब अपन इसके अंदर बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। कौन सा, टेस्ट क्रॉस, और दूसरा कौन सा है आपका बैक क्रॉस। पहले टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं कि टेस्ट क्रॉस किसे कहेंगे, है टेस्ट क्रॉस है क्या वास्तव में। चलिए देखिए, टेस्ट क्रॉस का मीन ये है कि जब F1 जनरेशन पढ़ा भी अपन ने, F1 जनरेशन जो भी आई है, इस F1 जनरेशन का मैं सीधा यहाँ बनाता हूँ, F1 जनरेशन के किसी भी ऑर्गेनिज्म को या प्लांट को अकॉर्डिंग टू द मेंडल का क्रॉस किससे करवाया जाए, होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट्स से। ये जो डोमिनेंट था ये तो आपको पता ही है सभी को, होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट्स से मतलब F1 का किससे करवाना क्रॉस, आपके F1 जनरेशन का क्रॉस करवाना है होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट्स। तो कंडीशंस कौन सी होगी, F1 में कौन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, रेसेसिव में कौन है, इसका क्रॉस स्मॉल टी से करवाना है। तो कंडीशन कौन सी प्रोड्यूस होती है, तो स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी गैमेट बना दिए, एंड देन आफ्टर कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। That condition that 50% plants are 50% plants are the belonging from the heterozygous stall and 50% plants are the dwarf. Mean ratio will be found 1:1. इनका रेशो क्या रहेगा आपके 1:1 कंडीशंस के अंदर प्रोड्यूस होता है। अगर अपन बात करें बैकक्रॉस की, किसकी बात करें, बैकक्रॉस की बात करें, ध्यान देना, बैकक्रॉस की बात करें तो वही F1 जनरेशन का क्रॉस एनी पेरेंट्स। अब यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि आपको है ना इसी से करवाना है, इसी से करवाना, किसी से भी करवा सकते हो क्रॉस। तो मैं एक सपोज करवाता हूँ F1 क्रॉस किससे, आपके टॉल प्लांट से, डोमिनेंस से। तो कंडीशंस कौन सी होगी इसके अंदर, आपके वही कंडीशन होगी जो इसके अंदर प्रोड्यूस हुई है, मतलब इसका रेशो भी 1:1 ही आएगा। मतलब यहाँ बात क्लियर हो गई कि हमेशा टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का रेशो कितना आना चाहिए आपके, तो 1:1 टेस्ट और बैक क्रॉस का। और लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात की अपन ने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात की, लॉ कहाँ प्रोड्यूस हुए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। ये सारी बातें एकदम क्लियर की। अब तो क्वेश्चन आया तो फोड़ के आना है ना, नीट के अंदर एक भी क्वेश्चन आपके डिफीट नहीं होना चाहिए। ओके, मिलता है।